नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कोसी कोचिंग सेंटर और मैथ्स विथ वेदानंद के साझे प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, 12th क्लास का सिलेबस जिसमें कि कैलकुलस 44 मार्क्स का अपना जगह रखता है। अगर आप 44 मार्क्स पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको आपको कवर करना होगा। उसमें एक आ जाता है डेरिवेटिव, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है इंटीग्रेशन। केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका 44 मार्क्स कवर नहीं कर देगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे एरिया बाउंडेड रीजन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, ये सारी चैप्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इन सारे चैप्टर्स में अगर आप घुसते हो तो सब में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज कहीं ना कहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर इन सारे चैप्टर्स पर कमांड पाना चाहते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ देखिए इस वीडियो को, जिसमें जीरो लेवल से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक कवर किया गया है। आप अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। बहरहाल अगर किसी तरह की परेशानी फिर भी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप इसमें अपना कमेंट रखें, हम देख करके आपका दुख तकलीफ कष्ट हरने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। तो चैप्टर में है पहला कि सबसे पहली बात कि यहाँ हमने हेडिंग डाला है इंटीग्रेशन। तो बात आती है अगर इंटीग्रेशन की, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना होता है, ठीक इसी तरह से इंटीग्रेशन की शुरुआत से पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कहीं आपको पूछा जाए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कोई मंगल ग्रह का आदमी नहीं है, या मंगल ग्रह से आया हुआ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपके मैथ में आके घुस गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको बेसिकली अगर समझने की कोशिश करें तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में है ना, वो डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है। अब कहिएगा हाँ इंटीग्रेशन, तो वो डिफरेंशिएशन का पार्ट कैसे हो सकता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन जो है वह इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन मुझे मिलता है फंक्शन का, उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल जो है ना, वही फंक्शन होता है जिसका कि आप डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं किए हुए रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस कैसे है, समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखो समझना इस चीज़ को। अगर मैं आपको पूछूं मेरे दोस्त बताओ मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो जैसे इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, एक दूसरे तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मान लो एक फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dx, और इसका अगर करेंगे तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy/dx, और यहाँ पर नीचे में मिलेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर 2x हो जाएगा, बटे में नहीं कुछ है तो एक है। देखिए इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन पर पूरी तरह से कमांड बनानी होगी। जब तक आपका डिफरेंशिएशन मजबूत नहीं होगा तब तक आप इंटीग्रेशन के मजे हुए खिलाड़ी नहीं कहलाओगे। तो डिफरेंशिएशन किया, अब मैं अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? dy गुना 1 तो dy बराबर 2x dx। अब देखिए ये तो मैंने डिफरेंशिएशन किया, अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट करता, और इंटीग्रेशन किस तरह से डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है यहीं पर पता चल जाएगा आपको। अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों तरफ से, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ,
अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dy मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन जिसने हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब आपको पता है बाबू कि दो फंक्शंस हैं, बाएं तरफ अगर मैं बात करूं तो LHS की तरफ इंटीग्रेशन ऑफ dy मिल रहा है, इसी इंटीग्रेशन ऑफ dy को हम लिख सकते हैं 1 dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना आप कि भाई इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाता है तो बच कौन सी गया, हमारा y। अब बायां तरफ तो ये हम कर दिए कि इंटीग्रेशन से d को ख़त्म कर दिए, क्या दाहिना तरफ भी ये घटना घटेगी? हाँ, दाहिना तरफ भी ये घटना घटेगी तब जब केवल dx रहेगा। dx के अलावा अगर कोई वेरिएबल और नज़र आ गया तो ये घटना नहीं घटेगी दाहिनी तरफ जो पीछे घटी है। तो इंटीग्रेशन से हम यहाँ पर d को खा गए तो इसका मतलब यहाँ है इंटीग्रेशन से d को खा सकते हैं? नहीं दोस्त, ऐसा कभी मत करना, भूल के भी नहीं। क्यों? तो इसका हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हुए हैं 11th क्लास में, ठीक है, बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे अभी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से d खत्म हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन से d नहीं खत्म होगा क्योंकि dx दिखा रहा है कि 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑलरेडी 2x एक वेरिएबल है जिसमें वेरिएबल अवेलेबल है। तो यहाँ बताना जरूरी हो जाता है भैया कि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ना, 2x एगो वेरिएबल पार्ट है, इसीलिए dx का रहना जरूरी है। dx ये बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए एक वेरिएबल के अधिक रहने के कारण, देखिए ना 2x भी वेरिएबल है, dx इसका इंडिकेशन है, इसीलिए इंडिकेशन के कारण इंटीग्रेशन से d नहीं हटा सकते। अब कहिएगा यहाँ कैसे हट गया, तो भैया देखो केवल यहाँ पर सिंगल वेरिएबल dy है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि dy के पीछे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि हम इंटीग्रेट किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन से d खत्म हो गया। यहाँ नहीं खत्म हुआ क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी dx के अलावा है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का जरूरी है रहना, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो दाहिना तरफ यही रह जाएगा 2x dx। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की, तो मुझे मिल जाएगा 2x dx बराबर y, और y का वैल्यू तो पता है आपको x को। तो आपने देखा, आपको नज़र आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेशन तक पहुंचने से, अगर हमें इंटीग्रेशन तक पहुंचना होता है तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वो तो यहाँ समझ में आ गया। अब बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर चलते हैं, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कैसे होता है, जैसे मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँ तो 2x हो गया, तो देखना एक्स स्क्वायर से पहुँच गए हैं हम 2x, तो एक्स स्क्वायर से 2x पहुँचे हैं, तो ये हुआ हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नॉन एज डी। अब देखिए एक्स स्क्वायर से 2x पहुँचा तो डेरिवेटिव कहलाया। अगर मैं 2x से पहुँचूँ एक्स स्क्वायर, 2x से पहुँचूँ एक्स स्क्वायर, तो ये अगर डेरिवेटिव है, बाएं से दायां जाना अगर डेरिवेटिव कहलाता है, तो दायां से बायां आना हमारा डेरिवेटिव का उल्टा कहलाएगा, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, उधर से अगर हम इधर पहुंचते हैं तो ये कहलाता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डीसी या एंटी डेरिवेटिव। बात को समझे। अब देखिए, इसको देहाती एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। घड़ी देखे हैं आप, दीवार घड़ी आपके घर में होगा, आजकल तो डिजिटल घड़ी होता है जो कि कुछ भी ज्ञान नहीं देता है। याद रखना, जब आप डिजिटल घड़ी में 2-4-10 साल छोटे होंगे, ऐसे 2-4-10 साल पहले की बात मैं करूं, तो आपके घर में आप तो विलुप्त होने के कगार पे है वो क्या कहते हैं, सुई वाली दीवार घड़ी। तो उसमें क्या होता है कि आपको गुरुजी पढ़ाए थे कि घड़ी जिस दिशा में चलती है, ऐसे चलती है ना, इस तरह से, तो घड़ी के चलने की दिशा जिधर होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी जिधर दिशा में नहीं चलती है, जिस दिशा में, जैसे घड़ी चलती है इस दिशा में, गौर करिए इस दिशा में चलती है, तो ये दिशा क्लॉकवाइज,
ये दिशा उल्टी चलने लगी तो इसको बोलते हैं क्लॉक का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर से 2x पर पहुंचे, इसको डेरिवेटिव कहे, तो अगर हमको 2x से एक्स स्क्वायर तक पहुंचना होगा तो डेरिवेटिव का उल्टा ना चले भैया। तो डेरिवेटिव का जब उल्टा चले तो इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। समझ रहे हैं? और आपको पता है प्यारे बच्चों कि एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो मैं अगर बात करूं इंटीग्रेशन जब कहलाता है तो क्या हो जाएगा इस तरह से कि सर 2x रिस्पेक्ट क्या है, देखिए भाग में है, इधर जाएगा गुना में आ जाएगा तो dx, तो क्या मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ ऐड हो जाता है c। क्या ऐड हो जाता है मेरे दोस्त? c ऐड होता है। और क्यों ऐड होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन हम उसके डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन लूँ, अगर मैं लूँ डिफरेंस, देखो दूसरा फंक्शन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो कहोगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स से कॉस एक्स की तरफ बढ़े तो ये कहलाया डीसी। अगर मुझे cos x से sin x की तरफ आनी होगी तो हम कहेंगे ये DC है तो ये इसका उल्टा है तो एंटी DC। ठीक है, और एंटी DC ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? sin x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ आप ये जाने कि किस तरह से इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक मोटी बात और निकल के आती है, ठीक है, जो कि मैं क्लियर तौर पर आपको बताना चाहूँगा। दोस्त मेरे याद रखना, अगर किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, शांतिपूर्वक माइंड शांत रख के सुनना, यदि आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जब तक आप इस चीज़ को कन्फर्म ना कर लें कि ये जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तब तक आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि वो किसका इंटीग्रेशन होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। समझे कि नहीं? तो याद रखना, अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको एक कदम आगे रह के सोचना पड़ेगा कि भैया जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका डीसी होगा। ठीक, वो जिसका डीसी होगा ना वही फंक्शन उसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का डीसी हुआ 2x, अगर 2x का इंटीग्रेशन मुझे पूछेगा ना तो 2x का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव खुद 2x है। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है? तो कहोगे सर वो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसीलिए एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। दूसरी बात, अगर साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लिखे हैं साइन एक्स। इस बात का क्या आशय हुआ? इस बात का ये आशय हुआ कि भैया कॉस एक्स जिसका डीसी होगा ना, समझना, कॉस एक्स जिसका डीसी होगा, कॉस एक्स जिसका डीसी होगा ना वही फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो कॉस एक्स किसका डीसी है? साइन एक्स का। इसका मतलब साइन एक्स का, यही साइन एक्स जो है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतना चीज़ को। किधर गया मिटाने वाला? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि भाई कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखिए 11th क्लास में जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े थे, अब कौन कौन से फंक्शंस पढ़े थे इसकी जानकारी आपको खुद है। आपने पढ़ा था सबसे पहले एलजेब्राइक फंक्शन, जिसको एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी आपने पढ़ा था। उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपने पढ़ा था। उसके बाद आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे। तो आप 5 तरह के फंक्शन पढ़े हुए थे। कब? क्लास 11th में। और 5 तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए भी आप पढ़े थे।
ठीक है, कि इन पांचों तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हम आपको खुद भी पढ़ाए हैं 11th क्लास में। तो अब यहाँ बात क्या आती है कि जितने फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जितने फंक्शन का डेरिवेटिव आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उन सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे फंक्शंस मैं अभी आपको एक एक करके लेता हूँ और समझाता हूँ, हर एक चीज़ का कारण दूंगा, बिना कारण मैं आपको उंगली भी नहीं चलाने दूंगा। तो याद रखना, जब तक कारण नहीं जानो किसी भी चीज़ का तो आंख मूंद करके विश्वास मत करना, नहीं तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका खोप सहित कबूतराय नमः हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखना हमेशा दोस्त मेरे। तो पहली बात मैं करता हूँ आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इस चीज़ को जानते हैं। तो पहला आया पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। मेरे दोस्त, एक फंक्शन मैं लेता हूं, याद रखना, अगर मैं ले लूं फंक्शन है, ये फंक्शन है, देखिए फंक्शन मैं लेता हूं x टू द पावर n। देखना बस दोस्त, x टू द पावर n एक फंक्शन है। देखो यहाँ भी ले रहा हूँ, यहाँ भी ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिया y बराबर x टू द पावर n, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं dx को इधर ढक दूँ इस तरह से, dx को अगर मैं ढक दूँ, यहाँ पर dx को ढक दूँ, तो ये x टू द पावर n, x टू द पावर n यही है। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर मैं x टू द पावर n के पीछे मैं dy बटा dx लगाता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि एक फंक्शन x टू द पावर n जो मेरे पास था उसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। कहने का मतलब कि जितना पावर रहता है ना, वो x के पीछे में चल जाता है, और x के ऊपर जितना पावर वास्तव में रहता है उससे एक कम पावर हो जाता है। क्यों होता है? वो 11th की चीज़ है, मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का। तो ये हुआ nx टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर अगर गौर करोगे तो इस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, देखिए x किसका काम कर रहा है? तो x वेरिएबल का काम कर रहा है, अब n किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इस फंक्शन में हमेशा याद रखना कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट की जब बारी आएगी, उस स्थिति में अगर मुझे डेरिवेटिव कहीं पूछेगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक, तो अब बताइए मुझे, अब मुझे केवल इतना बताइए कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आ गया? तो भैया nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये कहलाएगा हमारा डेरिवेटिव यानी dc। बायां से दायां गया, डेरिवेटिव कहलाया। अगर मुझे ज़रूरत आन पड़ी दाहिना से बाएं आने की, दाहिना से किधर आने की? बाएं आने की, तो कहेंगे अगर बायां से दायां डेरिवेटिव कहलाता है, अगर बायां से दायां डेरिवेटिव कहलाता है, तो दायां से बायां कहलाएगा हमारा क्या? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और याद रखना, अगर x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1 है, तो nx टू द पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव नहीं, एंटी डेरिवेटिव x टू द पावर n होगा। कहने का मतलब, अगर मुझे हूबहू इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कह देगा निकालने के लिए n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस dx, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या? x टू द पावर n प्लस c। देखना, ये फंक्शन सबसे पहले आप पढ़े थे ना जी, ये फंक्शन आप सबसे पहले पढ़े थे। यहाँ भी अगर करते इसी तरीके से लिखते dy बटे dx, यहाँ लिखते nx टू द पावर n माइनस 1, जैसे लेते इधर dy मिलता, इधर मिलता nx टू द पावर n माइनस 1 dx, कोना कोनी कर दिए, इंटीग्रेट करते जिसने, तो dy इधर इंटीग्रेशन ऑफ nx टू द पावर n माइनस 1 dx मिलता। इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाता, वो है इधर नहीं खत्म होगा, क्योंकि
यहाँ पर एक वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये ज़रूरी पड़ेगा कि भैया इसमें वेरिएबल क्या है वो बताने की, इसीलिए dx से d नहीं ख़त्म होगा। तब क्या हो जाएगा इधर इंटीग्रेशन ऑफ nx टू द पावर n-1 dx। इसीलिए मैं अगर पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ nx टू द पावर n-1 dx क्या होगा, तो इतना बराबर y का मान क्या है x टू द पावर n। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं इस चीज़ का ख्याल आप रखेंगे। तो ये दोनों मेथड आपका समझ में आ गया। वही चीज़ हम यहाँ किए हुए हैं, यही चीज़ हम वहाँ किए हुए हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों बोथ आर सेम थिंग। जितने भी हैं सारे के सारे थिंग्स एक ही हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपने जाना कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये हुआ, तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला यही पढ़े थे ना, x टू द पावर n का डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखना। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे ए नंबर में लिखना कि मुझे डेरिवेटिव बताओ इसका डीसी बताओ, तो x के पावर n+1 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप कहोगे सर बड़ा कमाल करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, पावर पीछे जाता है तो लिखेंगे n+1 पीछे चल जाएगा ना पावर, x टू द पावर जितना है उसमें से एक कम हो जाता है, तो n+1 ऑलरेडी है, ये है, इससे एक कम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे जो मिला यहाँ पर, ये मिला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n+1 बराबर n+1 x का पावर n। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि x टू द पावर n+1 से मैंने शिफ्ट किया कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट किया। अगर मुझे शिफ्ट करना होगा यहाँ से इधर की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n+1 बराबर n+1 x टू द पावर n। अगर इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये अगर DC कहलाया बायां से दायां, तो ये कहलाएगा एंटी DC। ठीक, और एंटी DC मीन्स दैट मीन्स एंटी DC इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे हम, दाहिना तरफ वाला जो है इसको लिखेंगे n+1 x टू द पावर, देखना ये दाहिना तरफ की बात कर रहा हूँ, n+1 x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट dx बराबर क्या मिल जाएगा, x पावर n+1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ n+1 x टू द पावर n जब रहेगा तो इसको लिखेंगे x का पावर n+1 लेकिन मुझे तो केवल इंटीग्रेशन चाहिए किसका, x के पावर n का। तो अगर मैं x का पावर n ही रखूं केवल, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इधर है आपका x का पावर n+1। ठीक है, एक चीज़ बताओ कि n+1 एक कांस्टेंट है जो कि गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n+1 एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होगा, तो आप कहोगे सर x का पावर n+1, यानी उसमें घटता था तो इसमें जुट गया, उसमें गुना में आ जाता था पावर तो इसमें भाग में चल जाएगा n+1। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पर आप गौर से अगर देखोगे तो बट्टे में आ गया n+1। अब n+1 की अगर मैं बात करूं तो n+1 तब्बे तक डिफाइन है, n+1 तब्बे तक डिफाइन है जब तक n का मान ग्रेटर देन या फिर लेस देन 1 नहीं होगा। समझ रहे हो, इस बात को मैं दूसरे भाषा में बोलता हूं कि n का मान जब भी हम -1 के बराबर लेंगे तब -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। जहिने -1 + 1 जीरो हो जाएगा तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देगा। इसीलिए कभी भी n का मान -1 के बराबर नहीं लेंगे, ठीक है। n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं ले सकते हैं। यहाँ से ये आशय निकला कि x⁴n का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x⁴, जितना पावर था उसमें एक अधिक जोड़ देंगे, भाग में जितना पावर ऊपर में है वही रख देंगे। n का वैल्यू यहाँ जरूरी है कि -1 कभी नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू -1 से बड़ा या -1 से छोटा रहना चाहिए, -1 कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो आपने देखा कि x⁴n का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। अब इसको समरी के तौर पर मैं यहाँ बगल में लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका जो निकल के आया वो क्या आया उसको देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला मेरे दोस्त निकल के आया कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx अगर रहेगा तो क्या होता है दोस्त मेरे, होता ये है कि जो पावर है उसमें एक अधिक जुटता है, ठीक है। पावर में क्या होता है, एक अधिक जुटता है। तो x का पावर n पहले से था, एक जुट गया, और जितना पावर में जोड़े हैं ना उतना ही क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक। एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। कोई इशू है तो बताओ। तो पहला फंक्शन हमारा ये हुआ x⁴n का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, x⁴n का dc करते थे तो n पावर से उठ के कॉफिशिएंट बनता था। इंटीग्रेशन में ठीक उसका उल्टा हो गया, वहाँ गुणांक बनता था, यहाँ भागांक बन गया। यानी वहाँ पावर जो है मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पावर डिवाइड हो गया। वहाँ पर डेरिवेटिव में पावर 1 कम होता था, इंटीग्रेशन में पावर 1 अधिक हो गया। तो बताओ उल्टा है कि नहीं जी, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई इशू नहीं, पहला फॉर्मूला। अब ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पर शर्त आपको क्या बताए थे मेरे दोस्त कि n का मान वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हमेशा, इसको कभी मत छोड़ना, नहीं तो बच्चे छोड़ देते हैं। चलिए वो लिखना जरूरी है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ चलते हैं। वीडियो पॉज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिखते हैं, ओके। 1 मिनट। प्यारे बच्चों, तो अभी तक आपने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब आप यहाँ पहुँचते हैं कहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने हैं। तो 6 गो है, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। अब इन 6 रेशियो का पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेरिवेटिव को कोरिलेट करेंगे, ठीक, उसके इंटीग्रेशन से। समझ रहे हैं ना, डेरिवेटिव को कोरिलेट करना है क्या, उसी फंक्शन से, ताकि उसका इंटीग्रेशन निकल सके, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, आपको मैं एक फंक्शन लेता हूँ, पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ना, ये क्या sin x है पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो बताओ sin x का dc क्या होगा। तो आप कहोगे सर sin x का dc होगा cos x, इसका मतलब sin x से पहुँचे हैं हम cos x पर, यानी ये dc हुआ। जब मुझे cos x से sin x की तरफ आनी होगी, जब मैं ऐसे आऊँगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटी dc। इसका मतलब कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होगा, और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ cos x रिस्पेक्ट क्या है हमारा x, चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन उसके पैरामीटर पर करते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, उसका एंगल होता है। तो इसका वेरिएबल x है तो dx लिख दिए, क्या हो जाएगा। तो कहोगे सर sin x होगा, sin x होगा। अब एक वो चीज़ इसमें जोड़ देते हैं +c। अब देखिए लगे हाथ ही भी बता देते हैं कि c क्यों जोड़ते हैं। देखिए लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि c हम काहे जोड़ते हैं। देखो एक फंक्शन मैं लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई इंटीग्रेशन करो x⁴ का प्लस
9 का इंटीग्रेशन आप करो, तो आप क्या करोगे, सिंपली करोगे x का पावर 1 जोड़ दोगे, 4/4 कर दोगे, ठीक, और 9 का क्या कर दोगे, 9x कर दोगे। चूँकि 9 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इस तरह से 9 dx, तो इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा। चूँकि देखो इंटीग्रेशन से यहाँ d खत्म कर सकते हैं, चूँकि 9 में कौन वेरिएबल टर्म कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 9x। ठीक, ऐसे अगर नहीं पता चलता है आपको तो आप इसको ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 9x टू द पावर 0 dx। ठीक है, अब आप अगर करोगे तो 9 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 0 में 1 जुटेगा, 1 हो जाएगा, 1/1 तो 9x प्लस c हो जाएगा। अब देखो c क्यों जोड़ते हैं, बात रहा इसी का ना, तो देखो हम c क्यों जोड़ते हैं, c को जानते हैं। c जोड़ने का कारण क्या है, अगर मैं कहूँ कि भाई DC कर x³ + 4 का, तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 3x² + 0। अब बताओ x³ + 4 का डेरिवेटिव हुआ 3x² + 0। अगर मैं केवल आपसे इतना पूछूं कि बताओ कि 3x², ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा x³ + 4। ठीक है, 3x² + 0 आ गया यहाँ। अब देखो 0 से तो कोई जुगाड़ ही नहीं फिट होता है, तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वैसे फंक्शंस को देखते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म रहता है। ठीक है, अब देखिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें एगो कांस्टेंट टर्म है, और हमको पता है कि कांस्टेंट अगर अकेला रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो डिफरेंशिएशन करने वक्त हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जब 0 लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे होते हैं। जैसे देखिए 0 का वजूद यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पर 0 हम लिखे, यहाँ पर हमको जबकि क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए, तब इसका होता x टू द पावर 3 + 4। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ, अब देखो अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता है यहाँ पर कि ऑलरेडी पहले से 4 है, तब ना हम यहाँ 4 दिए ना। अब मान लीजिए यहाँ पर केवल 8 रहता तो यहाँ हमको क्या देना पड़ता, 8 देना पड़ता। 9 रहता तो 9 देना पड़ता, 10 रहता तो 10 देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हम करते क्या हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना, डिफरेंशिएशन करने के दौरान कांस्टेंट टर्म को 0 इंक्लूड कर लेते हैं, और इस वजह से ऐसा हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई वहाँ पर एक कांस्टेंट रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा, और वो डिफरेंशिएशन जब एंटी डेरिवेटिव के रूप में आएगा तो वो डेरिवेटिव के वो कांस्टेंट के बारे में मुझे पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, सी जोड़ देते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से फिर समझिए। अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ क्या होगा, d/dx ऑफ x टू द पावर 5 + 7, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ठीक ना, ये ना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन बताओ 5x टू द पावर 4 dx का, तो आप क्या कहोगे, x टू द पावर 5 + 7। अब बताओ अगर इस चीज़ को मैं भूल जाऊं तो क्या 5x टू द पावर 4 को देख के ये पता चलता है कि इसके प्लस में 7 रहा होगा, नहीं पता चलता है। इसीलिए एक हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं जो कि कुछ भी हो सकता है, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको कहूँ कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 5 + 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 7 जहाँ पर है वहाँ पर 12 हो रहा होगा, 17 हो रहा होगा, 20 हो रहा होगा, कुछ भी रह सकता है। हाँ, इसीलिए हम 12, 17, 18 को छोड़ करके एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं ताकि हमारा क्या कहते हैं, बैलेंस नहीं गड़बड़ाए। ठीक है, कोई इशू। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट हम क्यों जोड़ते हैं। क्योंकि किसी भी फंक्शन में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है,
और उस डेरिवेटिव के आधार पर हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो जिस भी क्या कहते हैं टर्म के कारण आया हुआ रहता है उस टर्म को हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए उस टर्म के बदले हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, जिस टर्म को हम नहीं पता कर सकते हैं, इसीलिए सी जुटता है। चलिए यहाँ तक कोई बात नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये आपने देखा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस सी। वही सी है जो कि कांस्टेंट टर्म रहता है। मान लिया जाए यहाँ अगर मैं 8 लिख देता प्लस में, तो उस 8 को यहाँ हम नहीं कर सकते ना। यहाँ पर अगर 8 लिखते तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, और 0 को पूरा हम 8 के रूप में डेफिनेटली पता नहीं कर पाते कि वो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आपने दूसरा फंक्शन देखा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। अब दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेता हूँ मैं। देखिए दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है भैया, पहला तो sin x हुआ, दूसरा होता है cos x, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव अगर मैं पूछूं आपको तो आप कहोगे सर cos x का डेरिवेटिव तो sin x होता है, ठीक। तो cos x से माइनस sin x पर गए तो डेरिवेटिव हुआ। अगर मुझे माइनस sin x से cos x प्राप्त करना हो तो ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, ठीक। और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस सी। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ गौर करना। अब देखो माइनस जो है एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, माइनस एक कांस्टेंट टर्म है। तो माइनस इधर गुना में है, इस बगल भाग में आएगा। या फिर माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर कहीं पर भी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, गौर से समझना, कहीं भी अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो आप cos x लिखना। लेकिन अगर साइन एक्स पूछे तब क्या करेंगे, देखना, अगर साइन एक्स पूछेगा तब क्या करेंगे, साइन एक्स पूछेगा तो देखिए साइन एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। क्यों जी, समझो, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ तो साइन एक्स प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में लग जाएगा। तो दो रिजल्टेंट हुआ आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर दिए, cos x का डीसी किए, फिर उसके बारे में इंटीग्रेशन का पता किए, ठीक। अब तीसरा टर्म लेता हूं मैं आपको, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है सर, तो tan x। बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे सर tan x का डेरिवेटिव तो होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका मतलब कि tan x का डीसी sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का एंटी डीसी tan x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा, tan x प्लस सी, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट यहाँ हुआ, एक फार्मूला यहाँ निकला आपका, एक फार्मूला यहाँ निकला और एक फार्मूला यहाँ निकला। देखिए बाबू यहाँ पर जितना भी फार्मूला निकल के आता है वो हम आपके सामने प्रूफ करते जा रहे हैं। देख लीजिए सारे के सारे फार्मूला प्रूविकल आइडिया से आपके सामने हमने लिखा, कहीं भी जोर जबरदस्ती किसी का फार्मूला कुछ भी नहीं लिख दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, हर एक चीज़ का नोट्स आप तैयार करते जाएंगे समझ के। तो आपने देखा यहाँ तक, 10 तक देखा। अब चौथा पे चलते हैं हम, यहाँ इस तीनों को इरेज करके अभी बगल में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। तो यहाँ तक हमने अभी डिफरेंशिएशन जो देखा वो देखा sin x, cos x और tan x का। अब चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आता है cot x। अब cot x के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला फंक्शन जो कि cot x होगा, अगर मैं cot x का डिफरेंशिएशन देखूं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो बताइए tan x का sec स्क्वायर x डीसी होता है, cot x का क्या होता है, आप कहोगे सर cot x का डीसी माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक। तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x
गलती लिख दिया था यहाँ, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अगर रहेगा तब हम लिखेंगे कॉट एक्स। क्या लिखेंगे? कॉट एक्स। लेकिन अगर केवल कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा तो याद रखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स रहा तब आप लिखना कॉट एक्स प्लस सी आंसर। लेकिन अगर आपके सामने ये रहा तब आप लिखोगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी आंसर, ठीक है। तो ये कॉट एक्स तक गए। अब अगला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, वो है सेक एक्स। अगर मैं डेरिवेटिव लूं, चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है? सेक एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स की अगर मैं बात करूं, सेक एक्स का डेरिवेटिव देखूं तो मुझे मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स से हमने शिफ्ट किया सेक एक्स इंटू टेन एक्स पे। अगर मुझे सेक एक्स इंटू टेन एक्स से शिफ्ट करना होगा सेक एक्स पर, तो सेक एक्स का डीसी है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का एंटी डीसी है सेक एक्स। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर कौन सी? सेक एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट को याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखना कि जब कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स नजर आए, जब कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स नजर आए तो उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी। अब बहुत लड़का यहाँ क्या करेगा, देखिए बहुत लड़का गलती करता है। क्या करता है वो देख लेते हैं। वो करेगा क्या कि देखिए सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स नहीं लिख सकते हैं ऐसा, सेक एक्स प्लस सी, इसके बटे में ही गुना में 10 है तो इधर भाग में आ जाएगा। गलत हो जाएगा बाबू। क्यों? इसीलिए गलत हो जाएगा कि ससुरा सेक एक्स के साथ में जो 10x है ना, ये एगो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है कि किधरों भेज दीजिएगा उसको, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये रिजल्ट गलत है। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x रहेगा तो उसका लिखना आप सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक लास्ट है, तो ये रिजल्ट आपको ख्याल रखना है, ये रिजल्ट ख्याल रखना। अब लास्ट है कॉसेक एक्स का। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? तो कहिएगा सर छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है कॉसेक एक्स। तो जरा मुझे बताइए कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं पूछूं आपको, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे माइनस, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, इसको हम कर देते हैं क्लियर। क्लियर है, ब्लर नहीं है, ठीक है। चलिए सॉरी, थोड़ा सा छाया आने लगा था। अब गौर करिए, छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉसेक एक्स है। अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स से आए हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पर, ये डीसी कहलाया। इसका मतलब अगर कहीं पर मुझसे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, ठीक, तो मुझे मिल जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। बट अगर कहीं पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा तो ये माइनस इधर से है, इस बगल चल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये 6 के 6 रिजल्टेंट आपके सामने में है। हाँ, इस पे आप नज़र टिका के रखिएगा, इसको लिखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है। कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उस डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को इंटीग्रेट करके फंक्शन ले आया, ठीक है। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, ठीक है।
आपने अभी देखा कि जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डिफरेंशिएशन किए तो उस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, ठीक है। तो अब एक बार मेरे साथ इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बोलिए पीछे पीछे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, जहाँ पर x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x प्लस c होता है, c सब में जोड़ना है, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c होता है। इस तरह से आपने देख लिया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है ट्रिगोनोमेट्रिक। देखिए पहला तो अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो गया, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन खत्म हो गया। अब चलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला दुख तकलीफ हम दूर करते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर भी हम विचार करके बताएंगे कि किस तरह से किसका इंटीग्रेशन क्या होगा। डीसी का ही पूरी तरह से हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, देखते रहना। अब पहला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आता है एक नंबर में, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, अगर इसका डेरिवेटिव मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वेयर), ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये हुआ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो एंटी डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट तो dx होगा, तो इसका लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, पहला हुआ। दूसरे की बात करता हूँ मैं, दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं डेरिवेटिव इसका लूँ कॉस इनवर्स एक्स का, तो वो होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ठीक है। अगर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका मतलब -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है कॉस इनवर्स एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर नज़र आएगा तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बाबू यहाँ पर अगर माइनस लगल रहेगा तब भी लिखना, अगर यहाँ माइनस ना रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना, ठीक है। तीसरी चर्चा होगी यहाँ पर, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं तीसरे फंक्शन की बात करूँ तो बताइए, तो पहला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, तो तीसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की मैं बात करता हूँ, टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव अगर मैं लूँ इसका, तो कहोगे सर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। गौर से समझना बात को। अब चौथा में चलते हैं, कॉट इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होता है भैया, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरह से ये तो हो गया 30 इधर। अब अगर कॉट इनवर्स एक्स का डी सी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहोगे सर कॉट इनवर्स एक्स होगा प्लस सी। बट अगर यहाँ माइनस ना रहे तो ये माइनस अगर इधर नहीं रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर इधर चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि 1/√1 - एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। दूसरा देखना यहाँ पे हर एक फंक्शन का मैंने करके रखा है, कोई इशू है यहाँ पर बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ नहीं है, इसको हम मिटा के लिखते हैं। ठीक है, उस बगल वीडियो पॉज करके। तो यहाँ तक हमने कॉट इनवर्स एक्स तक का डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, अब अगला ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बचता है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की मैं अगर बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो आप कहोगे डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है क्या, बताओ। तो होता है 1/x√(x²-1। ठीक, कोई इशू। अब जब बताओ कि जब सेक इनवर्स एक्स का डीसी इतना हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√(x²-1 dx क्या मिलेगा। तो कहोगे सर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। तो ये हो गया पांचवा। छठा की बात करता हूं। छठा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर मैं डीसी देखूं तो वो होता है -1/(x²-1। ओके, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/(x√(x²-1), इसीलिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ -1/(x√(x²-1) बोलेगा तो लिखेंगे क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ माइनस लगल रहेगा तब ही लिखेंगे। ठीक है, अगर माइनस ना रहे तो इस माइनस को इधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इज ए कांस्टेंट। सो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपने खत्म होकर इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कष्ट है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x√(x²-1) क्या होगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x√(x²-1) में अगर देखो यहाँ पर आपको अजीब तरह से लग रहा होगा कि यहाँ पर सेम ये भी है सेम ये भी है, एक में सेक लिखे हैं एक में माइनस कॉसेक लिखे हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर अगर देखिए ये दोनों फंक्शन जो यहाँ पर ये और ये सेम दिख रहा है, ये इसीलिए सेम दिख रहा है कि ऑलरेडी ये माइनस को इधर रहना चाहिए था, हमने खुद ट्रांसफर कर दिया इधर। तो अगर ऐसा नजर आएगा तो उसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, अगर ऐसा ही नजर आएगा तो उसको आप सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x√(x²-1) नजर आए तो उसको आप सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या उसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए अब इसको हम पॉज करके यहाँ लिख देते हैं आपको समरी के तौर पर। तो अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी ये सारा का सारा इस फॉर्मूला को आप माइंड में बैठा के रखेंगे, याद नहीं करना, रटना नहीं है। आप बार बार इसको करेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और सारा कुछ आपको करते करते क्या कहते हैं मेमोराइज हो जाएगा, इसीलिए आप टेंशन ना लें। अब प्यारे बच्चों अब चलते हैं कुछ अलग फंक्शन की तरफ, जिसको कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते थे। लॉगरिथमिक फंक्शन की मैं अगर बात करूं, लॉग फंक्शन,
लॉग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन हमने लिया log x, क्या लिया log x, log x हमने लिया। मैं अगर पूछूं प्यारे बच्चों कि log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे डेरिवेटिव अगर log x का मैं करूंगा तो वो आ जाएगा 1/x। ठीक है, क्या 1/x का शर्त क्या है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से गौर करिए, अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसका मतलब 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो सर जी ये हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है, तो आगे चल के कभी भी अगर पूछे आपको, देख दोस्त, आगे चलकर अगर कभी भी आपसे पूछे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप इसको log x प्लस सी बोलोगे। अब यहाँ कई बच्चा क्या करता है, देखो बड़ा अनहेर वाला काम कर देता है, क्या कर देता है, इसको देखो किसी पॉलिनोमियल बनाएगा। देखिए बच्चे की गलती नहीं है, आखिर कॉन्सेप्ट देते टाइम ही हम मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए बच्चे गलती कर बैठते हैं। बच्चे इसी को क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं x का पावर -1 dx। अब इसको जो है ना इंटीग्रेशन कर बैठते हैं इस फार्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इसका फार्मूला आपको बताया था, इसमें बताया था कि x का पावर n+1 बटे n+1, और यहाँ पर एक चीज़ बताया था भैया कि n जो है ना वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर तो n का मान -1 हो जाता है, तो यहाँ पर हम x टू द पावर -1 को कभी भी इस तरह से नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका शर्त है भैया कि जिसने हम x टू द पावर n में n के जगह -1 रखेंगे तो वो अनडिटर्मिनेट हो जाएगा। और आपको पता है कि कैलकुलस तो अनडिटर्मिनेट को है डिटर्मिनेट करने का एक जुगाड़ है। ठीक, आप लिमिट में पढ़ते हैं ना अनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट करने का, तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म का कहीं कोई जगह नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, गांठ बांध करके रख लेना कि अगर 1/x होगा तो इसको कभी भी x टू द पावर -1 के जैसा ट्रीट नहीं करना। क्यों नहीं करना है? चूंकि n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। ठीक, दैट्स ऑल। हैव यू एनी डाउट? चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पर ही हम इसको लिख देंगे। अब चलिए अगला होता है, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, अब होता है इसमें एक्सपोनेंट, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। एक फार्मूला यहाँ से आपको निकल के आ गया कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे log mod x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब यहाँ पर शर्त क्या है, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना हमेशा, वहाँ हम नहीं लिखे हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन खत्म हुआ, अब चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अभी देखो, एक फंक्शन हमने लिया था y बराबर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का, जिसमें क्या हुआ था, अगर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट में इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या होता था, c v का पावर c+1 होता था और बटे में c+1 लिखते थे। ठीक, ये कब करते थे भाई, ये तब करते थे हम जब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता था। ठीक, अब एक फंक्शन आएगा y बराबर, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कांस्टेंट टू द पावर जब वेरिएबल आएगा। ठीक है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जब आएगा तब ये ऐसे नहीं कर देना। ठीक है, देखने में के जैसा लगेगा। हाँ, कहीं पर लिखल रहेगा x टू द पावर 7, इसका इंटीग्रेशन पूछ देगा, और कहीं पे इंटीग्रेशन पूछ देगा 7 टू द पावर x। बच्चा, ये दोनों देखने में के जहन लग रहा है, लेकिन दोनों बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आप इस तरीका से करोगे, और इस 7 टू द पावर x है, दोनों अलग चीज़ है।
यहाँ पर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का मसाला अभी तैयार कराएंगे हम, ठीक। देखिए क्या होता है यहाँ पर, समझिए। अगर मैं एक फंक्शन ऐसा लूँ a to the power x where a is a constant, x is a variable। अगर a to the power x लूँ एक फंक्शन और इसका कहूँ कि भाई मेरे बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ a to the power x क्या होगा, बताओ a to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप भली भांति कह दोगे सर a to the power x का डेरिवेटिव जो होता है ना वो होता है a to the power x इंटू लॉग बेस a, ये ना होता है। बड़ा आराम से कहोगे, सही बात तो है, कोनो खराब थोड़े है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x लॉग a, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर मुझे इसी शर्त पे इंटीग्रेट करना पड़े a टू द पावर x इंटू लॉग मॉड a का x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या इसका आंसर लिखूंगा a टू द पावर x प्लस c। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको भी आप यहाँ स्टार मार के लिख लो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x लॉग a रहेगा, तो इसको लिखते हैं हम a टू द पावर x प्लस c, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x लॉग a पूछेगा तो आप इसको लिखोगे a टू द पावर x प्लस c। अब देखो a टू द पावर x यहाँ पर देखो, गौर से देखना, लॉग a यहाँ पर कांस्टेंट है, ये लॉग a क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, लॉग a क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग a बाहर चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन आएगा a टू द पावर x लॉग a, इसका इंटीग्रेट करने के लिए तो a टू द पावर x आप लिखोगे, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक बार वीडियो देखते हैं कि नीचे भी हुआ है क्या। अब लास्ट फंक्शन बचा हुआ है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए e टू द पावर x वाला जो भी फंक्शन होगा उसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक चीज़ आप ख्याल रखेंगे, e टू द पावर x वाला फंक्शन, ठीक, और e टू द पावर x वाला फंक्शन दोनों सेम ट्रीट करता है। a टू द पावर x की अगर मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, और e टू द पावर x की भी मैं बात करूंगा तो वो भी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। इसीलिए e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा वो a टू द पावर x के तरीके से ही होगा, चूँकि बहुत आर सिमिलर नेचर फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर x, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं अगर बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x होता है। अगर डेरिवेटिव कर दूं e टू द पावर x का, तो आपको पता है भाई मेरे कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पढ़े हैं आप 11th में e टू द पावर x लॉग e, ठीक। अब देखो इसी को क्या लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, इसी को केवल e टू द पावर x से लिखते हैं। पता है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x से काहे लिखते हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो कायदे से e टू द पावर x लॉग e होता है, लेकिन हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x से लिखते हैं। क्यों? कारण ये है कि भैया log e का वैल्यू जो होता है ना हमेशा 1 होता है, और 1 को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही लेते हैं। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। चलो ठीक, अब इसी नियम का फायदा उठाते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं e टू द पावर x log e को करूं, 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा, e टू द पावर x से रह जाएगा। अगर मैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करूं, ठीक, तो क्या मिल जाएगा, e टू द पावर x से मिलेगा प्लस c मिलेगा। तो इस तरह से एक फार्मूला आपका और तैयार हो गया
क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx बराबर होता है e टू द पावर x प्लस सी। हैव यू एनी डाउट? किसी बच्चा को कोई दुख तकलीफ है तो बताओ यहाँ तक। तो ये फार्मूला का क्लास था, ठीक ना। हमने टोटल एक घंटा या सवा घंटा के वीडियो में केवल यह देखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन आया कहाँ से, किसी भी इंटीग्रल फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशिएशन का सहारा लेके इंटीग्रेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी के एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब देखिए, ये हम एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ NCERT 7.1 सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक। क्योंकि देखिए बच्चे एग्जाम्पल छोड़ के चल देते हैं। दिक्कत यहाँ ये होती है कि एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ देता है। वैसे मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को VVI है, VVI नहीं है, इस तरह से नहीं कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। अगर नहीं रहती तो क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं रहता। दूसरी बात, आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को आप जानें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक नंबर का क्वेश्चन है cos 2x। बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चन कराएंगे। प्यारे बच्चों, इस लाइन को आप पढ़िए, मैं जो बोलता हूँ इस लाइन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निरीक्षण विधि द्वारा प्रयोग करके, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करें। अब आपको यहाँ एक वर्ड नजर आ रहा होगा, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब क्या होता है? अवकलज मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। अब प्रतिकलज अवकलज में क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव। अवकलज की बात किया, डेरिवेटिव कहलाया। प्रति अवकलज की बात करेगा, एंटी डेरिवेटिव कहलाया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कितना प्यार से लिखा हुआ, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। दैट मीन्स हीट एंड ट्रायल लगाइए। जो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन के बारे में ये अनुमान लगाइए कि फलानवा फंक्शन किसका डेरिवेटिव होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन समझने से पहले बच्चा बनाने लगते हैं, ठीक है। बहुत जगह हम देखे हुए हैं कि बस क्वेश्चन बना दिया, बस हो गया। क्वेश्चन समझता नहीं है, फिर भी बन जाता है। मैं नहीं कहता नहीं बनता, लेकिन कहीं ना कहीं कशिश रह जाती है थोड़ी सी सीखने की। तो यहाँ कहा गया है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ भैया कि इस फंक्शन के बारे में तो पहले ये बात पता करिए कि इसका जो हमको प्रति अवकलज फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है इतना। तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे अनुमान लगा करके प्रति अवकलज फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन की, देखो यहाँ पर cos 2x। एक चीज़ बताओ तो, अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बताओ क्या होगा। देखो गौर से देखो, अगर मैं केवल इतना पूछूं सीधे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx बताओ क्या होगा, तो आपका दिमाग की बत्ती जलेगी और आप कहेंगे सर ये cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos 2x का इंटीग्रेशन वही होगा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos 2x होगा ना, वही फंक्शन cos 2x dx का इंटीग्रेशन होगा। जैसे समझना, यहाँ पे मैंने लिया था एक इंटीग्रेशन, एक फंक्शन लिया कोई f of x dx। मान लिया कि इसका जो है ना ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। इसका हमने क्या लिया? डेरिवेटिव लिया। एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने लिया और वो डेरिवेटिव मान लिया जाए कि हमको आ गया p आ गया। तो इस बात का क्या आशय निकलता है कि p का डेरिवेटिव है, fx का डेरिवेटिव है p और p का एंटी डेरिवेटिव है f of x। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं p जो एंटी डेरिवेटिव, कहीं ना कहीं p जो डेरिवेटिव है, p जो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है, वही एंटी डेरिवेटिव बनता है, और वही उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो मुझे अगर
केवल इतना पूछा जाए भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आएंगे कि मर्दे ये जो P है ना, ये किसका DC है। P जिसका DC होगा ना, वही फंक्शन इस P का क्या होगा, एंटीडेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होगा। तो हम यही बात यहाँ सोचते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं करके हम क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि cos 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब आपको पता है कि sin x का DC cos x होता है ना भाई, sin x का DC cos x होता है। इसका मतलब ये cos 2x जो है ना कहीं sin 2x का डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या लिखेंगे अनुमान से कि d बटे dx ऑफ कथी sin 2x। भैया मेरे गौर से देखना, sin 2x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें, गौर से देखना भाई, sin 2x का अगर डेरिवेटिव निकालें तो मुझे प्राप्त क्या होगा, तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, एंगल में घुसेंगे तो 2x का हो जाएगा 2। हाँ या ना। अगर मैं इसी बात को दोबारा लिखूं इस तरह से, dy dx ऑफ sin 2x बराबर 2 cos 2x, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए वही हिट एंड ट्रायल लग रहा है कि भैया sin 2x का डेरिवेटिव आया 2 cos 2x, sin 2x का डेरिवेटिव आया 2 cos 2x। इसका मतलब अगर 2 cos 2x से मैं शिफ्ट करूं sin 2x पर, तो 2 cos 2x इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। समझना बात को, sin 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 cos 2x से अगर मुझे sin 2x पर शिफ्ट करना होगा, तो ये अगर DC कहलाया तो ये कहलाएगा एंटी DC। ठीक, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x। मेरे भाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x आया, देख भाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x आया, इसका मतलब कौन चीज, हमको तो पूछ रहा है cos 2x का इंटीग्रेशन ना जी, तो cos 2x को क्या कर देंगे। अब देखिए 2 गुना में है, चूंकि 2 कांस्टेंट है, गुना में आ जाएगा इस बगल तो भाग में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसीलिए या 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा cos 2x dx बराबर, गुना में है इधर, दूसरा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2 sin 2x प्लस c। ठीक है, कोई दुख तकलीफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार और दोबारा मैं बता रहा हूँ समझना, cos 2x को कह रहा है कि cos 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करिए निरीक्षण विधि द्वारा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये अनुमान लगाना होगा कि भैया cos 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो मैं अनुमान लगाता हूं कि sin 2x का ही ना डेरिवेटिव cos होता है, तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x हुआ, 2 cos 2x हुआ। इस तरह से अब हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए, तो एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहला क्लियर हो गया, दूसरा। अब फिर मुझे देखिए वही क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। निरीक्षण मतलब अनुमान लगाना है। अब जरा सोच के बताओ कि ये जो 3x² + 4x³ है, जिसका हमको प्रति अवकलज ज्ञात करना हो, कर रहा है, करने के लिए 3x² + 4x³ का जो प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए कर रहा है, एक्चुअल में ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो ये अनुमान लगाते हैं कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो जरा हम अनुमान की बात करता हूँ। देखो, अगर मैं अनुमान लगाऊं कि देखो 3x² है, 3x² किसका DC रहा होगा, तो आप कह दोगे कि सर x³ का अगर DC करेंगे ना तो 3x² आ जाएगा, प्लस तो प्लस है। अच्छा, 4x³ किसका DC रहा होगा, तो क्या हो जाता है, x⁴ का DC करोगे ना तो 4x³ हो जाएगा। इसका मतलब यही वो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे ना, जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे वो नज़र आने लगेगा।
यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 अगर रहेगा तो इसका डीसी अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भैया, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, इसीलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx की जगह लिख सकते हैं x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस c। यही अनुमान से हम अपना काम करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से हम अनुमान करेंगे कि मर्दई किसका डिफरेंशिएशन होगा। अनुमान तो कर सकते हैं ना, एक्चुअल अनुमान नहीं होगा, आंशिक अनुमान होगा ना। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप पूरा का पूरा अनुमान लगाइए, आप आंशिक अनुमान लगाइए। अगर आपको ससुराल का रास्ता नहीं देखा हुआ है और पता है कि फलाना जगह हम बारात में गए थे खुद शामिल होकर के, तो आप अनुमान लगाते लगाते पहुंच जाइएगा। वही बात है यहाँ, एग्जैक्ट में ये किसका डीसी है पता नहीं है, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि भैया अच्छा एक बात बताओ, किसी का ससुराल अगर इधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, ये पता है कि केवल पश्चिम की तरफ है, तो वो तो कभी भी पूरब नहीं जाएगा अगर ससुराल जाना होगा तो। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये किसका हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर किसी का ससुराल मान लीजिए इधर राघोपुर है, उसको ये पता नहीं है कि राघोपुर हमारा ससुराल है, लेकिन ये पता है कि पश्चिम के तरफ मेरा ससुराल है, तो कभी भी ससुराल आने की अगर बारी होगी वो भुल्लो भटकल पश्चिम की तरफ निकलेगा, पूरब की तरफ तो नहीं निकलेगा। तो यही बात है यहाँ पर, अगर आपको किसी का प्रतिअवकलज के लिए अनुमान लगाने की बात करेगा तो आप कम से कम कुछ ना कुछ तो अनुमान लगा सकते हैं, और कुछ ना कुछ अनुमान लग गया तो आप पूरा उसको सेटल कर सकते हैं अपने IQ के अनुसार। चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का तरीका आप कैसे बनाइएगा, एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही लगाना है। अब देखिए सबसे पहले इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं कि 1/x के बारे में अनुमान लगाना है कि ससुराई किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम यहाँ अनुमान लगाते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x बराबर क्या होता है, 1/x होता है। ये नहीं जानते हैं, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल 0। तो अब आपको यहाँ से पता है तो खींच लीजिए ना, इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx वेयर x डज नॉट इक्वल 0 क्या हो जाएगा, log mod x प्लस c। ये तीसरा भी क्वेश्चन आपका छूमंतर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये भी क्वेश्चन बन ही गया। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। अब चलते हैं उदाहरण 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो कमेंट करेगा। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में है कि अब देखिए अब तरीका बदल गया। अब देखिए नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करने के लिए होता है वैसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें, यानी निम्नलिखित जितना भी क्वेश्चन है ना सब का इंटीग्रेशन फाइंड करिए। तो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था 11th में कि याद रखना अगर डिफरेंशिएशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, डेरिवेटिव की बात आएगी। अगर डेरिवेटिव की बात आई तो याद रखना हमेशा कि डेरिवेटिव जो है ना किसी भी फंक्शन का, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना कि कोई भी फंक्शन क्यों नहीं हो, यदि फंक्शन
जोड़ में हो फिर भी डेरिवेटिव होता है, फंक्शन अगर घटाव में हो फिर भी इसका डेरिवेटिव होता है, फंक्शन अगर गुणा में हो फिर भी उसका डेरिवेटिव होता है, फंक्शन अगर भाग में हो फिर भी उसका डेरिवेटिव होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी फंक्शन 2 गो 3 गो फंक्शन हो 4 गो फंक्शन आपस में ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर डेरिवेटिव की बारी आएगी तो चाहे जोड़ में हो फंक्शन, घटाव में हो, गुणा में हो या फिर भाग में हो, सारा का सारा फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन प्यारे बच्चों इस चीज़ का ख्याल रखेंगे अगर डेरिवेटिव के जगह इंटीग्रेट करने की बात आ जाए, ये तो हो गया किस चीज़ की बात, ये तो डेरिवेटिव की बात थी। अगर इंटीग्रेशन की बात आ जाए, अगर इंटीग्रेशन की बात आ जाए तो इंटीग्रेशन में जोड़ के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जोड़ में है तो इसके लिए फॉर्मूला पता है कि बारी बारी से दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर घटाव में है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। प्यारे बच्चों लेकिन अगर गुणा में रहता है तो गुणा में किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत बच्चा कहेगा कि सर आइलेट फंक्शन जो होता है उसमें करें, हाँ उसमें करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा कि अगर कोई भी फंक्शन 2 गो फंक्शन अगर गुणा में रहता है तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि वो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के रूप में नजर ना आए। तो इंटीग्रेशन का मसाला जोड़ में मौजूद है, घटा में मौजूद है, गुणा में मौजूद नहीं है, और भाग में भी इंटीग्रेशन का मसाला मौजूद नहीं है। ठीक है, तो याद रखना जब कोई फंक्शन सम के रूप में लिखा हुआ हो तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखा हो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गुणा के फॉर्म में हो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, भाग के फॉर्म में हो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणा के फॉर्म में अगर रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। गुणा को आप किसी न किसी तरीके से जितना भी मैथ बचपन से आज तक पढ़े हैं वो सारा मैथ लगा करके गुणा या भाग को जोड़ या घटा में बदल दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आइलेट फंक्शन की अलग बात है, वो आइलेट फंक्शन अलग है, उसमें गुणा में भी होता है, तो वो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो आइलेट फंक्शन के लिए नहीं कहिएगा कि सर जी आप बोले कि गुणा में नहीं होता है, गुणा में तो होने लगा, तो वो आइलेट फंक्शन वाला होता है। ठीक है, उसकी बात अलग करेंगे। तो अब आपने यहाँ गौर किया होगा कि जब जोड़ में है तो हो जाएगा, घटाव में है हो जाएगा, गुणा में नहीं है तो गुणा में है तो नहीं होगा, भाग में है तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन समझिएगा गुणा में है तो उसका इंटीग्रेशन तब होगा जब या वो जोड़ में बदल जाएगा या जब तक वो घटाव में नहीं बदल जाएगा। जब तक गुणा वाला फंक्शन जोड़ या घटाव में ना बदल जाए तब तक उसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो गुणा को बदलना पड़ेगा किस चीज़ में, जोड़ या घटाव में। भाग में है कोई फंक्शन तो उसको भी बदलना पड़ेगा, या नहीं तो जोड़ में या नहीं तो घटाव में। तो कोई भी फंक्शन, याद रखना इस चीज़ को, कोई भी फंक्शन अगर जोड़ या घटाव में है तो सिंपली उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन गुणा या भाग में है तो उसको जोड़ या घटाव में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये आइलेट फंक्शन को छोड़ करके। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो यहाँ गूढ़ता वाली बात है कि डिफरेंशिएशन अगर रहता तो जोड़ घटाव गुणा भाग सब में कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में गुणा और भाग को जब तक हम जोड़ या घटाव में ना बदलें तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो चलिए इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं और अब सवाल को बनाते हैं। हमने कहा कि इंटीग्रेशन के दुनिया में गुणा और भाग का कोई इलाज नहीं है आइलेट के आने से पहले। ठीक है, आइलेट आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब गुणा और भाग का इलाज नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो गुणा और भाग को जोड़ या घटाव में बदलने की कोशिश करेंगे। जोड़ या घटाव में जब बदल देंगे तो बस इंटीग्रेशन कर देंगे बाबू। तो इस फंक्शन में आप अगर गौर करोगे तो ये नजर आएगा आपको एक डिवाइड वाला फंक्शन, भाग वाला फंक्शन। तो इसको जोड़ या घटाव में कैसे बदल सकते हैं भैया, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखना गौर करना। हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ या घटाव में बदलने की कोशिश करते हैं। तो जोड़ या घटाव में कैसे बदलेगा, देखो ऐसे बदलेगा कि एक्स स्क्वायर से दोनों में भाग दे दो, तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, बचा वाला तरीका देखो, माइनस
1/x² dx बराबर करते हैं। अब देखो x का पावर 3 में भाग दिए x का पावर 2 से, तो x बचा, ठीक है। अब माइनस, अब देखिए 1/x² है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर -2 ऊपर ले जा करके dx, तो dx हो गया। अब बताओ x का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो आपको पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर x का पावर n+1/n+1 होता है, कोई दिक्कत होता है। ठीक उसी तरह से अगर इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब स्टार्ट कर देंगे तो दोनों देखो ये फंक्शन आपका भाग में था, बदल गया घटाव में। अब क्या करते हैं, अगर याद रखना है इस चीज़ को, चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कहीं पर लिखल हो u+v dx, या प्लस हो या फिर माइनस हो, देखो फिर से इसको लिख रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से। ये प्रॉपर्टी आपको हम बताए हैं कितनी बार, कहीं भी अगर ऐसा लिखल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ है, यार रुको एक सेकेंड, अगर कहीं भी लिखल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ u+v dx, तो इसका मतलब ये होता है कि u का भी इंटीग्रेशन और v का भी इंटीग्रेशन। कोई दुख तकलीफ, एक सेकेंड मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ नज़र ना आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ u+v होता है तो इसका मतलब होता है कि u का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, v का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ठीक वही प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या करते हैं, जितना घात रहता है उसमें 1 जोड़ लेते हैं, तो 1 में 1 जुट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 है पावर में तो बटे में भी 2 आएगा, माइनस तो माइनस। अब यहाँ क्या होगा, x का पावर -2 है, सेम इसी तरीके से लगाइए तो हो जाएगा x का पावर -2 है, ये है, +1 करेंगे और जो है वही नीचे में रख देंगे, -2 + 1, ठीक है, कोई इशू नहीं। तब आपको यह नज़र आएगा कि x²/2 और माइनस, देखना x का पावर -1 बटे यहाँ पे क्या नज़र आएगा, देखो -1। अब देखो इसी चीज़ को थोड़ा हम आगे बढ़ा के लिखते हैं, देखो इसी को लिख सकते हैं हम x²/2। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का पावर -1 है, इसको प्लस में बदलने के लिए 1/x लिखते हैं। एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो पता है कि जुटबे करता है, सी क्यों जुटता है कि चूंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं ना, अगर उसमें कोई एगो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका DC 0 हो जाता है, और उस क्या कहते हैं कांस्टेंट के बारे में मुझे पता नहीं चल पाता है, इसीलिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C ले लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को गौर से देखते हैं। एक सेकंड बैटरी देखते हैं मोबाइल का। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा में भी दो गो फंक्शन अलग अलग है, अब तो आराम से कर सकते हैं इसका। कैसे करेंगे भैया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx प्लस में ये भी अलग फंक्शन है तो 1 dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में करता हूँ इसका, तो x का पावर क्या हो जाएगा 2/3 + 1 बटे 2/3 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस तो प्लस 1 का इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा तो 1x हो जाएगा, आपको पता है ना। ठीक, देखिए 1 dx का इंटीग्रेशन जो होता है ना वह x होता है। क्यों होता है देखना, x एक को लिख सकते हैं x⁴ dx। अब लगाओ फार्मूला x के पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा x का पावर 1/1। इसका मतलब कि x⁴ dx, इसका मतलब 1 हुआ, बराबर क्या होता है x। तो उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। अब गौर से देखो, x का पावर हो जाएगा 3×2 = 5/3,
ठीक। और बटे में हो जाएगा 3 दूनी 5/3 प्लस x, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्या जुट जाएगा, c जुटेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसी को अगर उल्टा दें तो 3/5 x⁵ प्लस x प्लस c आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगा होगा। इस तरह से इसको तोड़ दिए, ठीक उसी तरह से इसको भी तोड़ते हैं, उसको भी तोड़ते हैं। अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो क्या होता है भैया, देख यहाँ भी 3 गो अलग अलग फंक्शन है जो कि सेपरेट है प्लस और माइनस के जरिए। तो क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। x⁵ dx एक, दूसरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, e⁻x dx माइनस 1/x dx। कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब गौर से देखना, देखो ये सवाल लगता है कि ये क्या गया, इधर थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इस चीज़ को, ख्याल रखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप। चलिए थोड़ा पीछे से लिखते हैं। अब x का पावर 2/3 है, एक जोड़ेंगे 2/3 में, 3 का 3 2 5/3 हो जाएगा, ठीक। तो x का पावर हो जाएगा 5/3, नीचे में हो जाएगा 5/3 जो कि ऊपर उल्टेगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 3/5। कोई इशू नहीं है। अब चलिए प्लस, तो प्लस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x से। चलिए माइनस, तो माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, log mod x प्लस c। यही आपका आंसर आ गया। तो अगर पूछेगा कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये इंटीग्रेशन होगा। अगर बिलीव नहीं होता है तो इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, ये आ जाएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन करिएगा ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले थे भैया, हम तभी से बार बार एक चीज़ दोहरा रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बार बार इस बात को बोलने का यही आशय था कि भैया अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन तुम करो तो इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आएगा उसका डीसी करोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा जिसका तो इंटीग्रेशन करते हो। अगर आंसर का डीसी करके क्वेश्चन आ गया तो समझना हमारा सही है, नहीं आया तो समझना गलत है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल 2 भी खत्म हुआ, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं। तीसरा का पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x। तो यहाँ आप इस फंक्शन को गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा जोड़िया घटाव वाला फॉर्म, पॉलिनोमियल के जैसा है। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, बट इसमें जोड़िया घटाव का चिन्ह यूज हुआ है। इसका मतलब दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल्स हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भैया, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन अगर मैं पूछूं तो अभी आपको हमने फार्मूला लिखाया था, अभी आप उस फार्मूला को जरा उड़े लिए। क्या होता है कि sin x का डीसी cos x हुआ था तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा, cos x का डीसी माइनस sin x आया तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x आएगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x। लेकिन यहाँ sin x है तो इसका मतलब ये इसका आ जाएगा माइनस cos x। आपको पता है ना कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। आगे में प्लस है तो प्लस है। sin x का डीसी cos x होता है तो भैया cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c लिखेंगे। इसको बड़ा प्रेम से अगर आप लिखना चाहेंगे सजा के तो लिखिएगा sin x माइनस cos x प्लस c आंसर। दूसरे की तरफ चलता हूँ। दूसरा देखिए फंक्शन। अब यहाँ पर आपकी नज़र जब पड़ेगी तो आप यहाँ पाएंगे कि भैया ये फंक्शन तो जोड़िया घटाव के फॉर्म में है ही नहीं।
जब ये फंक्शन जोड़ या घटाव के फॉर्म में है नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो भाई मेरे, मैंने बताया था जुगाड़ आपको कि भाई यहाँ दुलरवा जुगाड़ लगा लीजिए। दुलरवा जुगाड़ का मतलब कि इस फंक्शन को आप गुना में है तो जोड़ या घटाव में बदल दीजिए। कैसे बदलेगा, तो देखिए cos x इंटू कॉस एक्स ऐसे करते हैं ना, इसको एक बार इससे एक बार इसी को इससे कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर मेरे, इसका सॉल्यूशन आप करोगे ऐसे cosec x इंटू cosec x cosec स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस इंटू प्लस तो प्लस cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब देखो बहुत बच्चा यहाँ पर क्या कहेगा कि सर अभी आप बोले कि गुना या भाग के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप जोड़ या घटाव के फॉर्म में तो यहाँ बदल लिए, लेकिन यहाँ तो आपके सामने गुना के फॉर्म में ही है। प्यारे बच्चों, इसी कन्फ्यूजन को दूर करो। याद रखना, हमने ये कहा है कि कोई भी फंक्शन अगर ये इस रूप में नजर आए कि वह किसी न किसी फंक्शन का डीसी है, ठीक ना, कोई भी फंक्शन आपको उस रूप में नजर आए, चाहे वो जोड़ में हो कि घटाव में हो या गुना में हो या भाग में हो, कोई भी फंक्शन जोड़ घटाव या गुना या भाग के फॉर्म में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाहे वह गुना के फॉर्म में हो या फिर भाग के फॉर्म में हो, आपको नजर आना चाहिए कि वो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तब गुना में भी इंटीग्रेशन कर देंगे, भाग में भी कर देंगे। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे करके करोगे अलग अलग, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ, अब प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, हाँ या ना। अब बात बताओ कि कॉसेक एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो ये बात पता करिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी है। तो हम आपको अगर बताए हैं कि साइन का डीसी कॉस, कॉस का माइनस साइन, हाँ, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा माइनस का, लेकिन यहाँ तो माइनस है नहीं, इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डीसी है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो है माइनस कॉसेक एक्स का डीसी है, इसीलिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉसेक एक्स होगा, समझना। माइनस सॉरी याद रखना इस चीज़ को कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉसेक एक्स होता है। एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा, अब कहिएगा कि सर आपने तो पढ़ाया है हमको कि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं लगा हुआ है। तो माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसीलिए माइनस को इस बगल धकेल के माइनस लगा दिया ना, यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कहीं पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स नजर आए तो उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉसेक एक्स। आपको अभी हम फार्मूला पढ़ाए हैं, तो ये भी आपका खत्म हो गया, दूसरा ये भी बन गया। तीसरी बात मैं यहाँ करता हूँ, देखो बड़ा आराम से इसको समझाते, देखते हैं कटता भी है वीडियो। चलिए नहीं कट रहा है, अब समझते हैं। इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, यहाँ भी वही शर्त लगता है कि भैया सबसे पहले तो गुना या भाग के फॉर्म को ख़त्म करो। तो गुना या भाग का फॉर्म कैसे ख़त्म होगा, तो भैया ख़त्म ऐसे होगा कि सबसे पहले बारी बारी से हम दोनों में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस साइन एक्स बटे इससे भाग देंगे। तो जिसने भाग देंगे तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स। देखो
भाग गया ना भाग, साइन एक्स बटा कॉस एक्स तो हो जाएगा टेन एक्स इंटू, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स के बटा में एगो कॉस एक्स आएगा ऐसे, तो टेन एक्स हो जाएगा, एक बटा कॉस एक्स एक एक्स हो जाएगा। समझना इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा कि साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स के बटे में एगो कॉस एक्स देंगे तो टेन एक्स हो जाएगा, फिर एगो कॉस एक्स बचले रहेगा, ऊपर में एक है नीचे में कॉस एक्स है तो हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, अब तो ये जोड़िया घटाव में बदल गया, अब बारी बारी से कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सजा के लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो टेन एक्स का, माइनस तो माइनस, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो सर सेक एक्स का। ठीक, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को जोड़ या घटाव में इंटरचेंज कर लेना है। आप अपने बौद्धिक क्षमता के मुताबिक किसी भी फंक्शन को जोड़ या घटाव के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं टू बी कन्वर्टेड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म हो या फिर डिवीजन का फॉर्म हो, आप अपने बौद्धिक स्तर का यूज करके उसको जोड़ या घटाव में बदल लीजिए, तब उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। हाँ, उस फंक्शन को जोड़ या घटाव में मत बदलिए जो गुना या भाग में रहते हुए किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो। जैसे देखिए ना, सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी डेरिवेटिव है टेन एक्स का, इसीलिए इसको नहीं बदले। सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऑलरेडी डेरिवेटिव है सेक एक्स का, इसीलिए इसको नहीं बदले, इसका डायरेक्टे कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए उदाहरण 4 का क्वेश्चन है, देखिए इसको गौर से समझते हैं। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f है, कैपिटल F। देखिए प्रति अवकलज जिसने आ गया तो ये एंटी डेरिवेटिव, हाँ, तो कहता है कि f ज्ञात करिए, वो फंक्शन ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए क्या करते हैं। एक बात बताओ कि यदि f ऑफ x बराबर 4x क्यूब माइनस 6 है, तो ये 4x क्यूब माइनस 6 जो है परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज है। इस f का प्रति अवकलज ये है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कौन एहन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इतना मिलेगा। तो अनुमान लगाओ कि 4x क्यूब किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो आप कहोगे सर x के पावर 4 प्लस 6x का डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो हमको यही मिल जाएगा। यदि आप डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 6x निकालोगे, तो आप अनुमान से अगर निकालोगे तो आपको यही डेरिवेटिव मिलेगा, 4x क्यूब प्लस 6। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो भाई मेरे, जो ये फंक्शन होगा आपका, इसी फंक्शन की बात अगर मैं करूं, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा। तो निश्चित रूपेण हो सकता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करें और ये फंक्शन मुझे मिले तो ये ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन अगर रहा हुआ होगा तो एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन f मान लूँ तो यह x टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस c के रूप का रहा होगा। कन्फ्यूजन, हाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। अगर मैं आपको केवल इतना पूछूं कि बताओ 4x क्यूब प्लस 6 dx का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका तो हो जाएगा x का पावर 4
प्लस 6x प्लस c होगा। कहोगे ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि मैंने आपको अभी इससे पहले जस्ट बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको निकाला गया हो और डेरिवेटिव m मिला हो तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx बराबर होता है वही फंक्शन जिसका कि डेरिवेटिव रहता है उसमें से जुड़ता है। ठीक, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन वही निकलेगा जो इसका, देखिए इसका क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन वही निकलेगा जिसका ये डेरिवेटिव होगा। तो ये किसका डेरिवेटिव है? ये है, तो इसमें क्या जुटेगा? ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा। तो इसमें एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या जुटता है? c जुटता है। अब क्वेश्चन मुझे कहा गया है भैया कि कैपिटल f ऑफ 0 बराबर कितना है? 3 है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ओरिजिनल फलन जो होता है, ओरिजिनल फलन जो f ऑफ x है, ये ओरिजिनल फलन क्या होगा? तो ओरिजिनल फलन हमारा यही ना होगा, ओरिजिनल फलन तो यही होगा। तो ओरिजिनल फलन की जगह हम क्या लिख देंगे? x टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस c। ओरिजिनल फलन की जगह जो रखे हैं ये, ठीक है, ओरिजिनल फलन की जगह रखे हैं ना। अब देखो ये ओरिजिनल फलन क्या है? f ऑफ x है ना, f ऑफ x। पुट कर दो x के जगह 0। तो जिसने x के जगह 0 पुट करोगे तो 0 का पावर 4 तब 0 हो जाएगा, 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c तो c रहेगा। और f ऑफ 0 की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर f ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पर सब जगह 0 पुट किया हूँ तो यहाँ भी मुझे पुट करना पड़ेगा f ऑफ 0। और हम यहाँ से देखते हैं भैया कि c बराबर क्या निकल गया? f ऑफ 0, और f ऑफ 0 का मान कितना है? f ऑफ 0 का मान 3 है, इसीलिए c बराबर f ऑफ 0 का मान देखना ही ना किने किया 3, c बराबर 3 होगा। अगर c बराबर 3 होगा अतः मूल फलन बराबर f ऑफ x क्या होगा भैया? तो f ऑफ x हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 6 प्लस 3 आंसर। कोई अगर दुख तकलीफ करे, परेशानी कष्ट हो तो बताना दोस्त मुझे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बोलना पड़ता है। अकेले मैं कर रहा हूँ टोटल चीज़, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती हैं। तो ये मेहनत हमारा तभी सफल होगा जब आप इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे और अपने भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता चुनेंगे, ठीक है। अगर आप हर एक पॉइंट से कंक्लूजन निकालते अपने आप में डालेंगे। जैसे देखिए जो पूरा वीडियो है, हाँ, हर एक पॉइंट को आप देखते होंगे कि हम 2 से 3 बार दोहराते हैं, ताकि एक बार में नहीं जाए, दोबारा अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करे। और जैसे कोई भी चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जितने भी बच्चे वीडियो देखे उसका धन्यवाद। जो भी बच्चे इनसे अनभिज्ञ हैं तो उन बच्चों से अनुरोध है कि इन वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट, बाय।